सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का आभार व्यक्त करता हूँ। संजय अवस्थी जी, जो मेरा डीएनए है खून में भी वो कांग्रेस ही है। ये ऑडिटेड आंकड़े हैं, हमारा नेट एनपीए 0% है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने भगवान कृष्ण के रूप में जो है एक छोटे सुदामा को ये जिम्मेवारी दी है। कहा मेरे पिता नहीं है, तो मैं धनीराम शांडिल जी को ना अपने पिताजी की तरह मानता हूँ। अभी आप देख सकते हैं 3 सालों में एक भी इल्जाम हमारे किसी नेताओं पर नहीं है, क्योंकि सीएम साहब इसको माइन्यूटली मॉनिटर करते हैं। अच्छा, तो और 2027 में मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये सीट कांग्रेस जीतेगी पक्का। ये जो बीजेपी वाले कहते हैं कि ऑल्टो में आएंगे, ऑल्टो में जरूर आएंगे माननीय मुख्यमंत्री, पर बजट को पारित करने के लिए आएंगे। सोलन का युवा बेहद कम उम्र में पार्टी के साथ जुड़ जाता है, पार्टी द्वारा दिए गए हर दायित्व को संभालता है और आम सा कार्यकर्ता देखते ही देखते खास बन जाता है। आज हमारे साथ मौजूद है जोगिंद्रा बैंक के चेयरमैन, या यूं कहे 2 बार के लगातार चेयरमैन नियुक्त हुए मुकेश शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू ऋतु जी, थैंक यू। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही रहेगा, देखिए बगाड़ बैंक की हम स्थिति देखते हैं और करीबन सभी कोऑपरेटिव बैंक में स्थिति ठीक नहीं है। एनपीएस को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ये जानना चाहेंगे क्योंकि 2 बार आप चेयरमैन बने हैं, बड़ा जिम्मा आपके पास है और ये भी देख रहे हैं कि विस्तार भी बहुत ज्यादा हुआ है। कैसे आप जोगिंद्रा बैंक को देखते हैं, कहाँ स्टैंड कर रहा है आज जोगिंद्रा बैंक और आने वाले कुछ समय के लिए क्या विजन है आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आपने कोऑपरेटिव बैंक की बात की है या आप किसी बैंक के बारे में बात कर रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा कि जो जोगिंद्रा बैंक है, इसके लिए सबसे पहले तो मैं प्रदेश के बहुत ही सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने मुझे दूसरी बार जो है इस बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया है। साथ ही में स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे संजय अवस्थी जी, सभी का जो मेरे लीडर हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जो मेरा पहला कार्यकाल था वो 16 मार्च 2023 को शुरू हुआ था। अभी 15 सितंबर 2025 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोबारा मुझे इस बैंक का जो है कार्यभार दिया है। जिस तरह से मैं कोऑपरेटिव बैंक की बात करता हूँ, जोगिंद्रा बैंक इस प्रदेश सरकार का एक अग्रणी बैंक है और इसका रीजन क्या है कि ये प्रदेश सरकार का बैंक है। जो दूसरे बैंक के अर्बन जो बैंक होते हैं उसमें सिर्फ आरबीआई और बैंक का रोल रहता है, हमारे ऊपर नाबार्ड, प्रदेश सरकार और आरबीआई का नियंत्रण रहता है। तो उसकी वजह से अगर कहा जाए कि जो जोगिंद्रा बैंक है ये बहुत सेफ बैंक है। 20 अगस्त 1924 को नालागढ़ में साहूकारों से निजात दिलाने के लिए कुछ एक लोगों ने ये एक सोसाइटी बनाई थी और जिस बैंक का सफ़र 101 साल का हो गया है। 2.5 लाख से ज़्यादा हमारे कस्टमर है पूरे जिले भर में जी। और लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था तक, ग्रामीण क्षेत्र अंतिम व्यक्ति तक जो है ये बैंक कैटर कर रहा है। और इस बैंक की जो फाइनेंशियल्स है मैं अभी आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे हैं। अगर आप एनपीए की बात करते हैं, मुझे बड़ी खुशी है, मेरे टेन्योर के समय में हिंदुस्तान के बड़े कम बैंक्स होते हैं जिनका नेट एनपीए 0% होता है। हमारे बैंक का 2023 हो या 2024 हो या 2025 हो, ये ऑडिटेड आंकड़े हैं, हमारा नेट एनपीए 0% है। जहाँ तक मैं ग्रॉस एनपीए की बात करता हूँ, और बैंकों का ग्रॉस एनपीए क्या रहा होगा मुझे नहीं पता। जब मैंने ऑफिस एज्यूम किया था, मेरे बैंक में जो ग्रॉस एनपीए था वो 45 करोड़ के लगभग था, ठीक है, करीबन 8%। आज मेरे बैंक का जो एनपीए है वो 2.76% है, मात्र 19 करोड़ रुपए है। अगर मान लो जोगिंद्रा बैंक ने करीबन 711 करोड़ के लोन दिए हैं, 711 करोड़ के, ठीक है, उसके एवज में मात्र 19 करोड़ का एनपीए है। तो ये मतलब ये फाइनेंशियल्स बताता है बैंक के कि बहुत अच्छे हैं। जी मिक्की जी, देखिए आप, हम ये कह सकते काफी समय आपने पार्टी को दिया है और जो जो जिम्मेदारियां आपको मिली है, तरह तरह की जिम्मेदारियां मिली और आपने उसको निभाया भी एक सच्चे सिपाही की तरह। देखिए, सरकार में ने चुनावी वादे किए थे, ओपीएस की गारंटी हालांकि पूरी की, लेकिन अभी भी कई वादे अभी भी अधूरे हैं, जिसको लेकर जनता में कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। और वित्तीय हालात की बात करें तो बेहतर नहीं है, हम कह सकते हैं। आप कैसे पूरी सिचुएशन को देखते हैं, कैसे गारंटियां पूरी हो सकती है? देखिए, जहाँ तक हमने 10 गारंटीज की बात की थी, मेरे हिसाब से 6 गारंटीज हमने पूरी कर दी है। ओपीएस की अगर आप बात करें तो पहली कैबिनेट में जो है ओपीएस 1,36,000 कर्मियों को हमारी सरकार ने दिए। महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात की थी, तो चरणबद्ध तरीके से वो पैसे भी दिए जा रहे हैं। करीबन 2 लाख समथिंग 78,000 महिलाओं को ये पैसे प्रथम चरण पे मिल रहे हैं और ये भी आगे मिलेंगे। दूसरा, इसके अलावा भी जो स्कीम्स हमारी मान लो नई वित्तीय गारंटी दी थी, प्रदेश के मुख्यमंत्री क्योंकि खुद गरीबी से निकले हुए हैं, उन्हें अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का दुख भी महसूस होता है। तो वो पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने रिज पे शपथ ली और हमारी ये गारंटी नहीं थी। सुख आश्रय योजना कानून बनाकर, पूरे हिंदुस्तान में एक ही कानून नहीं है, ये कानून बनाया और 6,000 ऐसे बच्चे जिनके माता नहीं है, पिता नहीं है, इस तरह का कानून बनाया।
वो सरकार उनको उनकी देखभाल कर रही है। दूसरा 680 करोड़ का राजीव गांधी स्टार्टअप फंड इस सरकार ने, जो हमने स्वरोजगार की बात की थी, वो जारी कर दिया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की अगर हम बात करें, और मैं भी कहता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री की भी ये सोच है कि हमारा प्रदेश तभी तरक्की कर सकता है जब हमारे गांव के लोग मजबूत होंगे। अभी तक किसी भी सरकार में आज तक कभी नहीं हुआ। हमने 22 रुपये तक की वृद्धि की है दूध में, MSP देने की बात की है। तो आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा से जो हमने वादा किया था, आप देखिए 51 रुपये जो है गाय का दूध, 62 रुपये भैंस का दूध। फिर अगर हम मक्की की बात करें, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से हम करते हैं, 40 रुपये मक्की और 60 रुपये गेहूँ। और जिन फसलों को बंदर भी नहीं खाते हैं, मान लो कई जगह पे ऐसा है कि जानवर का भी बड़ा आतंक रहता है, तो 90 रुपये हल्दी। तो ये जो काम अभी हमारी सरकार ने किया है, जो माननीय मुख्यमंत्री का विजन है, इसे धरातल पे आते आते भी वक्त लगेगा, पर ये काम किए हैं। हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात की थी, पहली कक्षा से जो है इंग्लिश मीडियम कंपलसरी किया। डे बोर्डिंग स्कूल खुल रहे हैं और हाई एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए वो स्कूल खुल रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री ने पिछले महीने ही, अगर मैं 16 निर्वाचन क्षेत्र की बात करूं, तो मुंबई में डे बोर्डिंग स्कूल का जो है शिलान्यास किया है, जो आने वाले 2-3 सालों में आप देखेंगे धरातल पे उतरेगा। जहां पर एजुकेशन में हमारे प्रदेश का 21वां स्थान था पिछले बीजेपी शासन के टाइम पे, आज हमारा 5वां स्थान आया है। जो हमारी साक्षरता दर है वो 99.3% है, मतलब देश में अव्वल है। तो ये जो हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री का विजन है, क्या शिक्षा को लेकर है, ये हमारी गारंटीज का ही काम था। जो इंग्लिश मीडियम किया, हम डे बोर्डिंग खोल रहे हैं, तभी हमारी जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो बढ़ी है और हम 21 से 5वें स्थान पे आए हैं। तो 6 तो मैंने आपको मोटी मोटी गारंटी करा दी है, स्टार्टअप योजना हमने कर दी है। अभी जो बाकी गारंटीज बची है वो आपकी चलेगी। युवाओं को जहाँ तक रोजगार की बात की थी, बहुत सी टाइम कहते हैं कि हमारे घोषणा पत्र में कहीं पर भी ये नहीं कहा गया था कि हम सरकारी नौकरी देंगे, रोजगार की बात की थी। तो रोजगार के अवसर तो आप देखिए, अगर एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लोग कार्य कर रहे हैं या स्टार्टअप योजना कर रहे हैं, ई-टैक्सी में हम अनुदान दे रहे हैं, तो ये सभी लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। तो रोजगार ही है ये, तो हमारा काम ठीक चल रहा है। देखिए मुकेश जी, आपको सीएम सुको का बेहद करीबी माना जाता है। जब वो उनके पास दायित्व था तो आपको भी दायित्व मिला है। सोलन की बात करते हैं, सोलन आरक्षित सीट है और डॉक्टर शांडिल जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं और आपने उनके साथ भी काम किया है। तीनों चुनाव में आप डटे रहे, पार्टी के लिए काम करते रहे। लेकिन जो मौजूदा स्थिति हम देखते हैं तो उनके बेटे अब चुनावी मैदान में कहीं ना कहीं एक्टिवली हमें दिख रहे हैं। पार्टी भी ज्वाइन कर लिया है और पार्टी के पास मुझे जो दिखता है, तकरीबन जनता को भी दिखता है, सेकंड सीट आरक्षित है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, स्वागत है उनका। वो उनका काफ़ी अच्छा अनुभव पहले आर्मी में रहा है। और जहाँ तक आपने कहा कि हम सीएम साहब के टीम के लोग हैं, मैंने तो जब मैं पहले ही बना था तो मैंने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री ने भगवान कृष्ण के रूप में जो है एक छोटे सुदामा को ये जिम्मेवारी दी है। मैं पार्टी से 1990 के आसपास से जुड़ा है। मेरा जो परिवार है, जो मेरा DNA है खून में भी, वो कांग्रेसी है। मेरे पापा, मैं तो बहुत अर्ली एजेस में उनकी डेथ हो गई थी जब मैं मात्र 12 साल का था, पर वो कांग्रेस सेवा दल में काफ़ी फ्रंट थे। मेरे जो ताया जी हैं वो जिला परिषद के चेयरमैन रहे हैं, स्वर्गीय श्री अमृत शर्मा जी। तो हमारे तो खून में ही जो है हमारा जो DNA वो कांग्रेस है। मुझे तो आज भी याद है कि हमारे ताया जी हमको बचपन में बोल देते थे, जब टूटू साहब इलेक्शन लड़ा करते थे, जमाने की बात है, कि बेटा ये लिट्टी बनाओ और ये पोस्टर लगाओ। हमने गाँव में जाके पोस्टर लगाए हैं। तो मतलब बचपन से ही हमारे अंदर कांग्रेस की होती। 90s में जब हम आए तो NSUIO ऐसा कोई पड़ाव नहीं है संगठन में जो हमने पार नहीं किया है। कॉलेज टाइम में मैं NSUIO में रहा हूँ, फिर सिटी कांग्रेस बनी थी, सिटी कांग्रेस में मैंने काम किया है। यूथ कांग्रेस में जब माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उस समय उन्होंने मुझे यूथ कांग्रेस का प्रवक्ता सोलन जिला का बनाया था। फिर जब वो उसके अंदर आए, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने। मतलब 26 साल तक माननीय मुख्यमंत्री एक ऐसे नेता है जिनके पूरे प्रदेश में वर्कर हैं, क्योंकि संगठन में उनसे बड़ा तजुर्बा किसी को नहीं है। बहुत लंबे समय उन्होंने काम किया। फिर मैंने ब्लॉक महासचिव इंचार्ज के रूप में काम किया। फिर थोड़े टाइम बाद मेरी फिर प्रमोशन हुई। फिर मैंने पूरे जिले का सोशल मीडिया का मैं हेड बना, कन्वीनर मैं बना। फिर मैं प्रवक्ता बना। और 2019 जो लोकसभा चुनाव था, उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी, जो राहुल गांधी जी की एक बहुत अच्छी सोच थी। एक हमने शक्ति प्रोजेक्ट शुरू किया था राहुल गांधी जी ने, जो मेरे नेशनल कन्वीनर थे प्रवीण चक्रवर्ती जी, राहुल गांधी जी के बहुत करीबी है। उनके साथ काम करने का मौका मिला। हमारे जो गोकुल बुटेल जी है हिमाचल से, वो हमारे को कन्वीनर थे। तो स्टेट डाटा एनालिटिक का भी मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर रहा हूँ।
और इतना ज़बरदस्त काम, इतना चैलेंज मेरे लिए वो था जब मैं ये तो संगठन का मैंने पड़ाव दे रहे हैं। जब 2019 में मुझे जिम्मेवारी मिली थी, अगर हमारे हिमाचल में 8,000 प्लस बूथ है, उन सब बूथ को, क्योंकि डाटा एनालिटिक का कोऑर्डिनेटर बनना बहुत मुश्किल काम था, उसको आपने अगर दिल्ली की जो डिमांड थी हमारे AICC की, उन सारी वोटर लिस्ट को जो PDF मैंने चुनाव आयोग से वो PDF में पूरा डाटा लिया, 8,000 बूथ जितने हैं उन सब को PDF को एक्सेल में कन्वर्ट किया और फिर दिल्ली भेजा। विदिन 1.5 महीने के अंदर दिन रात ये काम किया। तो क्योंकि जो एक वर्कर होता है, जब उसे कोई टास्क मिलती है तो मैं उसको बड़ी बखूबी से और बड़े हंस के, मतलब कभी भी अपने वो नहीं की, ठीक है। अब रही बात शांडिल साहब की, मेरे लिए तो सबसे पहले तो मैं अवस्थी जी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ, जो माननीय मुख्यमंत्री से उस टाइम युवा कांग्रेस के समय अगर हमें मिलवाया है, तो अवस्थी जी हमारे नेता थे और हम उनके नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री के पास जाया करते थे, वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे। राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ, सारे मैंने बता दिए, चाहे ब्लॉक हो, अपना सिटी कांग्रेस हो, यूथ कांग्रेस हो, हर जगह काम किया, स्टेट तक संगठन में काम किया। मुझे बहुत ये बोलते हुए गर्व होता है कि CWC मेंबर्स, मैं तो उनको, क्योंकि मैंने कहा मेरे पिता नहीं है, तो मैं धनीराम शांडिल जी को ना अपने पिताजी की तरह मानता हूँ। जब वो 2012 में यहाँ पर आए, उस टाइम वो CWC के मेंबर भी थे, तो उन्हें हर आदमी सोचता है कि यहाँ पर कौन अच्छे काम करने वाले हैं, तो उन्होंने मुझे बड़ी जिम्मेवारी दी। चाहे शांडिल साहब का सोशल मीडिया रहा हो, मीडिया मैनेजमेंट रहा हो, इलेक्शन कैंपेन रहा हो, सारा मटेरियल से लेके, आप लोग गवाह है इस चीज़ों के, मतलब फ्रंट फुट में मैंने काम किया। चाहे उनके इलेक्शन एक्सपेंडिचर बनाना हो, अकाउंट्स बनाने हो, सब चीज़ें की 2012 से लेकर 2022 तक। इसमें एक लोकसभा का चुनाव भी है, मतलब 2019 में जब लोकसभा का चुनाव लड़े थे, उस टाइम भी काम किया। सीखने को मिलता है सीनियर लोगों से, उन्होंने बहुत हमें सिखाया। जिस तरह से हमारी प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री भी एक बहुत निहायत ईमानदार आदमी है, वो सी शांडिल साहब बहुत निहायत ईमानदार हैं, और वही गुण हमारे अंदर है। अगर आप देखेंगे, कभी भी हम जो है ईमानदारी से, हमारी सरकार जो है भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस पॉलिसी हमारी सरकार की है। तभी आप देख सकते हैं 3 सालों में एक भी इल्ज़ाम हमारे किसी नेताओं पर नहीं है, क्योंकि CM साहब इसको माइन्यूटली मॉनिटर करते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि शांडिल साहब के लिए मैंने बड़ा अच्छा काम किया। अब रही बात, आपने टिकट की बात की, मैं तो, हमारे तो बड़े भाई हैं कर्नल संजय शांडिल जी, अभी उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। कांग्रेस में टिकट जो मिलने की प्रक्रिया होती है वो डिफरेंट होती है, सर्वेज होते हैं, सब चीज़ें होते हैं। वो अच्छी बात है कि क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, वो मंत्री जी के बेटे भी हैं और वो सूटेबल कैंडिडेट है। पर अगर आप ये कहते हैं कि सिर्फ एक ही कैंडिडेट है, ऐसा नहीं होता है। ये संगठन में बहुत से लोग हैं जो आ सकते हैं, पर हाँ ये जरूर है कि इस टाइम वो सबसे सूटेबल कैंडिडेट है और वो काम भी कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों के काम कर रहे हैं। तो हम उन्हें भी जो है शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो संगठन को और मजबूत करेंगे और लोगों के काम करेंगे। और संगठन में बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं है, वो सर्वे होते हैं और जिसको भी पार्टी टिकट देती है वो ही एक योद्धा की तरह चुनाव मैदान में उतरता है। जी शर्मा जी, आपसे पूछना चाहूँगी, देखिए अभी तो सीट आरक्षित है, इन फ्यूचर ओपन हो तो क्या मुकेश शर्मा की हसरत है चुनाव लड़ने की? मैंने तो आपको कहा है कि कार्यकर्ता के रूप में हमने कार्य किया है। मुझे कभी जिंदगी में पता नहीं था कि मैं चेयरमैन बनूंगा। अच्छा, मैं चेयरमैन क्यों बना हूँ, इसके पीछे भी एक बड़ा अच्छा लॉजिक है। क्योंकि एक जब आम परिवार का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है ना, जिसने गरीबी देखी हो, वो व्यक्ति के साथ बहुत से लोग जो है संगठन में उनके साथ काम किया है, हम तो फिर जूनियर हैं, पर उन्होंने कार्य देखे हैं लोगों के, जिन लोगों के अच्छे कार्य देखे हैं। अच्छा, फिर मेरे साथ जो मुझे बेनिफिट भी था ये कि मैं जैसे बैंक के अंदर आया हूँ, मैंने 17 साल की आयु में अकाउंट्स का काम शुरू कर दिया था। मैं मतलब सेल्फ काम करने वाला व्यक्ति रहा हूँ। मेरे साथ मेरे साथी है पंकज सूद जी, हम अकाउंट्स का काम करते थे। मैंने सोलन के लोगों के घरों के ड्राइंग रूम में, बेडरूम में जाकर बुक कीपिंग की है। मतलब ऐसे लोग हैं जिसको मैनुअल अकाउंट्स करने भी आते हैं मुझे, ठीक है। फिर मैंने अकाउंट्स के साथ साथ, ऑफिस के साथ साथ जो है इतने सालों से, मेरे को आज 34 साल का मेरा करियर हो गया है प्रोफेशनल उसमें, यही टैक्स। फिर मैंने लॉ की, टैक्सेशन में ही, लॉ तो खैर जनरल होती है पर मेरी फील्ड रही है टैक्सेशन। तो ये बैंकिंग, अकाउंट्स मेरा सब्जेक्ट रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री की कहीं वो सोच था, मैं तो बड़ा अचंभित था जब मुझे दायित्व दिया गया, क्योंकि मैंने नहीं मांगा था ये, और CM साहब को पता है कि किस व्यक्ति को कहाँ पर डालना है और वो कौन सा काम कर सकता है। तो मेरे लिए तो बड़े गर्व का दिन था जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे आदेश दिया कि आप जोगिंद्रा बैंक के चेयरमैन बनने जा रहे हो। और अगर आप देखते भी हैं, इससे पहले भी जोगिंद्रा बैंक में बड़े अच्छे काम हुए हैं। और जब से मेरा टेन्योर आया है, मैं दिन रात बैंक को किस तरह से इसके फाइनेंशियल समीक्षा करें,
किस तरह से बैंक को आगे ले जाए। जैसे मैंने आपको एनपीएस की बात की है, 0% बड़े कम बैंक का एनपी होता है। मेरे टाइम में हेड ऑफिस हमने बनाया है, इससे पहले जो मेरे चेयरमैन थे योगेश भारतीय जी, उनके समय ये शुरू हुआ था। युद्ध स्तर पर 1.5 साल के अंदर अंदर हमने गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू 1.5 साल के अंदर ये भवन बनवाया, जिसे माननीय मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया। और 100 साल के इतिहास में ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो जोगिंद्रा बैंक के परिसर में 2 बार आए हैं, जो मेरा पहला हेड ऑफिस था। क्योंकि हम आगे कब बढ़ सकते हैं, आज डिजिटल युग है। जब मैंने ऑफिस एज्यूम किया था तो मैंने देखा इसमें क्या क्या कमियां हैं, तो मुझे पता लगा हमारे बैंक में यूपीआई नहीं है। तो आज की तारीख में जो युवा है उनको तो यूपीआई चाहिए। तो मेरे एमडी थे, मैं उन्हें लेकर स्पेशल मुंबई गया, एनपीसीआई के अधिकारियों के पास गया और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि हमारा बैंक अब 99 ईयर का हो चुका है, 100वें साल में प्रवेश कर रहा है, हमें 20 अगस्त को यूपीआई चाहिए। आप यकीन नहीं करेंगे, 2 महीने के अंदर अंदर हमने कॉरेस्पॉन्डेंस किया, सारी चीज़ें की, यूपीआई आई। माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे हेड ऑफिस में उस यूपीआई सुविधा को लॉन्च किया। साथ में हमने प्लेटिनम कार्ड लॉन्च किया था। प्लेटिनम कार्ड की भी एक खासियत है कि आप 4 बारी क्वार्टर में वीआईपी लॉन्च, एयरपोर्ट पे आजकल हमारे बच्चे जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट खा सकते हैं, पी सकते हैं। तो वो कार्ड भी माननीय मुख्यमंत्री से इंट्रोड्यूस करवाया। और जब हमारे बैंक में यूपीआई सुविधा शुरू हुई, करीबन 78 लाख ट्रांजेक्शन यूपीआई की आज तक हो चुकी है पिछले 2 सालों के अंदर। 950 करोड़ का वॉल्यूम है। तो टेक्नोलॉजी, आपको जुड़ना पड़ेगा ना साथ साथ में। आपने मेरे पॉलिटिकल सवाल को टेक्निकल की ओर लेके चले गए। मैं ये पूछ रही थी आपसे कि आपकी इच्छा है अगर सीट ओपन होती है तो आप कभी विचार आता होगा आपके मन में कि मैं भी। देखिए, मैंने ये इसीलिए जोड़ा आपको, मुझे नहीं पता था मैं चेयरमैन बनूंगा। भविष्य में क्या लिखा है मैं नहीं जानता। मैं हमेशा ये जानता हूँ कि मुझे जो भी जिम्मेवारी पार्टी कभी भी देगी, मैं उसे बखूबी से निभाऊंगा और अभी तक भी निभाया है, आगे भी निभाएंगे। हमारा काम तो ये है कि अपने संगठन को, कांग्रेस पार्टी को किस तरह से मजबूत करना है, वो करना है। मिक्की जी, देखिए, संगठन ने आपको 2 अहम जिम्मा दिया है। पच्छाद के भी विकास चर्चा के प्रभारी रहे, अभी है आप। पच्छाद की बात करते हैं। देखिए, पच्छाद में गंगूराम मुसाफिर और दयाल प्यारी दोनों एक्टिवली काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं और हसरत दोनों की है चुनाव लड़ने की। 2022 में भी यही कारण रहा कि कांग्रेस को देखना पड़ा। आपको क्या लगता है कि 2027 में जो तस्वीरें होंगी, क्या वो 2022 से बिल्कुल अलग होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि अभी देखिए, जब मुझे विकास चर्चा प्रभारी लगाया गया है तो मैं अभी तक 2 बैठकें ले चुका हूँ। मैं राजगढ़ में हमने एक मीटिंग की थी जिसमें हमारे दोनों ही सम्मानित नेता जो है गंगूराम मुसाफिर जी और दयाल प्यारी जी वहाँ पर थी। लोगों की बातें सुनना हमारा काम है कि लोग क्या चाहते हैं, और दायित्व भी ये रहता है कि अगर हमें ये जिम्मेवारी दी है तो इन नेताओं में आपसी सामंजस्य कैसे बिठाना है, ये काम तो करना ही है। जो गलती 2022 में हुई है, 2027 में ये नहीं होगी। और हमें डायरेक्शन भी यही है कि हमें बूथ लेवल तक लोगों की बात सुननी है और जो लोगों की बात होगी वो संगठन और सरकार तक पहुंचानी है। तो मुझे लगता है कि ये तो कांग्रेस का गढ़ रहा है पच्छाद तो, और 2027 में मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये सीट कांग्रेस जीतेगी पक्का, क्योंकि ये दोनों सभी लोग हैं, मानने को तैयार है सभी लोग, और अब अच्छे से काम कर रहे हैं और इनमें दोनों में अच्छा कोऑर्डिनेशन है। वो क्या कारण रहे होंगे कि 2022 में इतने टॉल लीडर हैं, उनको इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना पड़ा, पर कई बार कई कार्यकर्ता आहत हो जाते हैं जिन्होंने इतने साल काम किया हो कि अब एक नंबर अगर एकदम से किसी को, नए व्यक्ति को टिकट मिल जाता है तो कई बार ये हो जाता है। पर वो अब गंगूराम मुसाफिर जी दोबारा जो है बड़े टॉल लीडर हैं, दोबारा कांग्रेस पार्टी में हैं, उनके एक्सपीरियंस का, उनके तजुर्बे का कांग्रेस पार्टी को लाभ मिलेगा और मुझे लगता है कि 2027 में जो है पच्छाद की सीट हम जीतेंगे। मिक्की जी, आपसे आखिरी सवाल, कांग्रेस मिशन रिपीट की बात कर रही है, कैसे होगा मिशन रिपीट? देखिए, 14 महीने हो गए हैं और संगठन नहीं है, वित्तीय हालात बड़ी चुनौती है और बीजेपी तो कह रही है कि ऑल्टो में फिट कर देगी सरकार को। मिशन रिपीट तो अभी तक हुआ नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन का नारा माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है ना, तो व्यवस्था परिवर्तन दिखी है। आपको मैंने जैसे बताया है, इतनी सदी की आपदा हमारे प्रदेश में आई 2023 में, 24 में, 25 में, ठीक है। लोग प्रदेश के बड़े आहत हैं भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि यहाँ पर इतने इनके, चाहे वो लोकसभा के सांसद रहे हो, बड़े बड़े लीडर हैं हमारे, जो प्रदेश अध्यक्ष भी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी हिमाचल से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने हिमाचल का हक नहीं दिलाया। सड़कों पे ये बात आती है कि जब माननीय मुख्यमंत्री बार बार दिल्ली जाकर आग्रह करते हैं कि हमारे प्रदेश में आपदा आई है, हमें धन दो, और वो हमारा शेयर बनता है। सेंटर की टीम खुद आई है यहाँ पर, उन्होंने 9,000 करोड़ का आंकलन किया कि 2023 में नुकसान हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए थे, 1500 करोड़ का वादा करके, अभी तक कुछ नहीं आया। उसके बावजूद हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री की जो फाइनेंशियल सोच है
इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का जो विजन है, लोग उसे बहुत एडमायर कर रहे हैं। आप देखिए, अगर 2022 तक बीजेपी की सरकार थी, मात्र 22,000 करोड़ की आई थी। अभी 3800 करोड़ रुपए की इनकम सीएम साहब ने बढ़ाई है प्रदेश की। वो 24 घंटे ही सोचते हैं कि हम अपने प्रदेश में रिसोर्सेज को कैसे बढ़ाएं। तो 26,883 करोड़ रुपए अगर हुए हैं तो कैसे हुए हैं? उन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया है। इनके समय तो शराब के ठेके जो है नीलाम कर दिए, वो नीलाम ही नहीं होते थे, रिन्यू कर दिए जाते थे। सीएम साहब ने उसे जो है रिन्यू अपना ऑक्शन किया, हमारी इनकम बढ़ी। सीएम साहब खुद वकील हैं, ठीक है, वो हर पहलू को पढ़ते हैं, समझते हैं। आप देखिए, जहाँ पर 1 लाख रुपए, 1,30,000 रुपये मिला करता था आपदा में घर के लिए, 7 लाख रुपए दिए। जब हमें सेंटर से फाइनेंशियल एड नहीं मिली, 4500 करोड़ का बजट लगाया, फिर चाहे हमारा करछम वांगतू प्रोजेक्ट हो, 12% की रॉयल्टी मिलती थी। लड़ा, उस केस को खुद स्टडी किया, लीड किया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक खुद, यानी कि वकीलों के संपर्क में रहे। आज 18% हमें रॉयल्टी मिल रही है, उससे हमारी 250 करोड़ की इनकम बढ़ी। वाइट फ्लोर हॉल, वो केस जीता, 450 करोड़ की आए। तो हम अपनी इनकम को जनरेट कर रहे हैं। अगर हम अपने गाँव को मजबूत कर रहे हैं, ये व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा है। इसीलिए 2027 में ये सरकार रिपीट करेगी। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी से लोग इसलिए भी नाराज है कि जब घर तो चाहे वो कांग्रेस वालों को नहीं टूटे, बीजेपी वालों को भी टूटे हैं। सेंटर में आपकी सरकार है, ठीक है। हमारा रेवेन्यू घट गया। मैं टैक्स की बात करता हूँ, थोड़ा सा ये भी दर्शकों को पता होना चाहिए कि हमारी सरकार किस तरह से कार्य कर रही है। सेंटर से कोई मदद आपको मिलती नहीं है। 2017 से पहले वैल्यू एडिड टैक्स हुआ करता था, 5-6 हज़ार करोड़ की आय एक्स्ट्रा हुआ करती थी इस प्रदेश की, ठीक है। जीएसटी आया, जीएसटी जो है कंजम्पशन बेस्ड टैक्स होता है, जिस जगह पे ये बिकता है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, वहाँ रेवेन्यू आता है, वो घट के 150 करोड़ रुपए रह गया। दूसरा हमारा जो है ये टूरिज्म स्टेट है। पहले एक लग्जरी टैक्स नाम से एक्ट हुआ करता था, यानी कि अगर होटल में कोई 10 लाख रुपए की आय करता है, उसे 10% के हिसाब से 1 लाख रुपए टैक्स देना होता था। अब जब से जीएसटी आया, वो आपकी जो सर्विस सेक्टर है 20 लाख तक की लिमिट है, 20 लाख तक आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो टूरिज्म स्टेट होने के नाते नाते एक तो फैक्ट्रीज का, मैंने पहले बताया कि कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, वहाँ पर जा रहा है टैक्स। एक हमारे पास टूरिज्म के माध्यम से लग्जरी टैक्स आया करता था, वो भी सब्ज्यूम हो गया जीएसटी के अंदर, इनकम तो आ नहीं रही। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि हम इसे कंपनसेट करेंगे, तो कंपनसेशन सेस लगा था जून 2022 में, वो भी खत्म हो गया। अब प्रदेश की आय नहीं आने के बावजूद, प्रदेश की सीमित आय होने के बावजूद भी जिस तरह से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं, अगर हमने बात की है, अभी चलो महिलाओं को 1500 हम डिले कर रहे हैं, और जो स्टेट्स का हक होता है, ये अच्छी बात नहीं है। ये साल हमारे लिए थोड़ा फाइनेंशियल उससे दिक्कत है। अब 16 फाइनेंस कमीशन 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, 42%, क्योंकि वो रेशो होती है, फॉर्मूला होता है। तो 16 फाइनेंस कमीशन के तहत हमारे प्रदेश की इनकम बढ़ेगी, मतलब जो हमारा शेयर होता है वो बढ़ेगा, तो वो डेवलपमेंट के काम पे लगेगा। अब आप खुद मिला के देख लीजिए मैम, अगर मान लो फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए जो हमारी टोटल रेवेन्यू रिसीट है वो 42,000 करोड़ रुपए की है, जो एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो 48,000 करोड़ है, और जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है 58,000 करोड़ का है। तो 16,000 करोड़ का जो फिजिकल डेफिसिट और जो दूसरा डेफिसिट है हमारा, उसको कैसे पूरे करेंगे जब हम अपनी इनकम बढ़ाएंगे? सेंटर तो मदद कर नहीं रही है। तो हमारी सरकार जो व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से चोर दरवाजे बंद करके भ्रष्टाचार पे नकेल कस के इनकम अर्जित कर रही है। और 2032 तक अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये हमारा प्रदेश जो है देश का सबसे अग्रणी राज्य बनेगा, तो वो बनेगा, क्योंकि हम स्वरोजगार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शिक्षा, अभी 15-20 साल पुरानी मशीनें हमारे हॉस्पिटल में हुआ करती थी, 3,000 करोड़ का बजट उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने रखा है। और आप देखिए रोबोटिक सर्जरी हमारे हॉस्पिटलों में अब शुरू हो गई है, तो अभी हाई एंड टेक्नोलॉजी की मशीन्स हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में भी यहाँ पर आएगी। तो कुल मिला के लोग जो है साथ है। और 2027 में आप देखना, ये जो बीजेपी वाले कहते हैं कि ऑल्टो में आएंगे, ऑल्टो में जरूर आएंगे माननीय मुख्यमंत्री, पर बजट को पारित करने के लिए आएंगे विधानसभा में, क्योंकि ऑल्टो उनकी एक आम आदमी की पहचान है, वो ऑल्टो में आते हैं। तो बीजेपी को मैं बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री ऑल्टो में जरूर आएंगे, अपने किसी भी एक मंत्री के साथ या अपने साथियों के साथ बजट पेश करने के लिए आएंगे। जो 2027 से 32 के बीच में जो बजट पेश करेंगे उसमें वो ऑल्टो में आएंगे। बाकी जो हमारे विधायक जीतेंगे वो वोल्वो में आएंगे।
52 सीटर वोल्वो में, चिंता न करें आप। मुकेश जी, आपने अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रितु।